हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 19 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 19 नवंबर 2024। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रही कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल कैबिनेट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। बैंक और वित्त से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रक्षा समाचार, डिफेंस न्यूज हम देखेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे, कुछ खेल समाचार देखेंगे। उसके साथ साथ हम महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड समाचारों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड, यानी सबमिट, अगर कोई रिसेंटली कोई सबमिट हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे जो भी न्यूज बन रही है उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे रक्षा समाचार, डिफेंस न्यूज, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार, नियुक्तियों और इस्तीफे, यानी कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है या रेजिग्नेशन है, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज है। तो ये 10 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम आज की न्यूज पढ़ेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी। क्लियर? क्लियर? ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम बेसिकली छवियों को हटा देंगे। इंटरनेशनल न्यूज के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। सबसे पहले, भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक केंद्र की मेजबानी के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने क्या किया है? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना है। समझौते को 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे ऊर्जा केंद्र को केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में रखा जाएगा। क्लियर? विदेश मंत्रालय और बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने फरवरी 2023 में बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के संचालन बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। यह पहल भारत की प्रमुख नीतियों के साथ मेल खाती है, जिसमें पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और सागर बेसिकली। क्लियर? तो भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक केंद्र की मेजबानी के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्री ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना शुरू की है। योजना चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र को लक्षित करती है, जिसमें प्रमुख घटकों का निर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन, समर्थन और उद्योग संवर्धन शामिल है। यह पहल भारत को चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पूरे उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। योजना में सामान्य सुविधाओं, आयात निर्भरता को कम करने, क्षमता निर्माण, नैदानिक अध्ययन, समर्थन और प्रचार के लिए विशिष्ट आवंटन के साथ 5 उपयोजनाएं शामिल हैं। क्लियर? तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना जो 2020 में शुरू की गई थी, पहले ही इस क्षेत्र में विकास और नवाचार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच की शुरुआत की, सिडबी शाखाओं का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लॉन्च इवेंट में जीतन राम मांझी, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारी जैसे पंकज चौधरी, सुश्री शोभा करंदलाजे और मनोज मित्तल की वर्चुअल उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना और देश भर में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें लगभग 150 एमएसएमई क्लस्टर को वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के साथ वर्चुअली रूप से जोड़ना शामिल है। वित्त मंत्री ने कर्नाटक में 6 नई सिडबी शाखाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें तुमकुर, रायचूर, शिवमोगा, कुलबुर्गी, मंगलूर और विजयपुरा में एमएसएमई को वित्तीय सहायता का विस्तार हुआ।
अतिरिक्त रूप से सिडबी ने एमएसएमई को क्षमता निर्माण, ऋण सुधार सुविधाओं और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से समर्थन देने के लिए पीनिया इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच की शुरुआत की, सिडबी शाखाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस है। आरबीआई ने एफपीआई को एफडीआई में पुनः वर्गित के लिए परिचालन ढांचा पेश किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिचालन ढांचा पेश किया है जिसके तहत यदि कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक निर्धारित सीमा का उल्लंघन करता है तो उसकी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में पुनः वर्गित किया जाएगा। नए ढांचे के तहत निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने वाले एफपीआई अपनी होल्डिंग्स को बेच सकते हैं या उन्हें एफडीआई के रूप में पुनः वर्गित कर सकते हैं, आरबीआई और सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन। पुनः वर्गीकरण प्रक्रिया व्यापार के निपटारण की तारीख से 5 व्यापारिक दिनों के भीतर होनी चाहिए। एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको आवश्यक सरकारी अनुमतियां और भारतीय निवेशकर्ता कंपनी की सहमति प्राप्त करनी होगी जब इनकी उनकी इक्विटी होल्डिंग निर्धारित सीमाओं को पार कर जाएगी। क्लियर? सो एक बार पुनः वर्गीकृत होने के बाद एक एफपीआई का पूरा निवेश एफडीआई माना जाएगा, भले ही बाद में होल्डिंग्स 10% की सीमा से नीचे गिर जाए। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये टाटा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडसइंड बैंक ने एमएसई के लिए, एमएसईज मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बिना गारंटी के सोलर फाइनेंसिंग के लिए साझेदारी की है। तो टाटा पावर और इंडसइंड बैंक की क्या है, ये साझेदारी है। क्लियर? ओके। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए सुलभ और किफायती सौर वित्त पोषण प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की। यह साझेदारी बैंक की क्रेडिट स्वीकृति पर निर्भर 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के साथ बिना गारंटी के सौर वित्त पोषण प्रदान करती है। ऋणों के लिए 20% मार्जिन की आवश्यकता होती है और यह प्रतिस्पर्धा ब्याज दरों के साथ आते हैं जो 7 साल तक की शर्तें प्रदान करते हैं। यह पहल टीपीआरईएल की पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दृष्टि का समर्थन करती है और भारत के स्थिरता लक्ष्यों, जिसमें 2070 तक का नेट जीरो लक्ष्य शामिल है, उसके साथ मेल खाती है। इस साझेदारी का उद्देश्य एमएसएमई के बीच सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना है जिससे एक हरित भविष्य में योगदान हो सके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये कैश फ्री पेमेंट को आरबीआई से पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का क्या मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है। तो पीपीआई लाइसेंस कैश फ्री पेमेंट को मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड और वाउचर सहित विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने की अनुमति देता है। यह लाइसेंस कैश फ्री पेमेंट को ऐसे ऑफर बनाने में मदद करेगा जो इंटरनेट व्यवसायों को अपने उपयोगकर्ता आधार को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। कैश फ्री पेमेंट को जुलाई 2024 में पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस और दिसंबर 2023 में पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ये लाइसेंस कैश फ्री पेमेंट को ऑनलाइन व्यापारी भुगतानों को संसाधित करने और आयात और निर्यात के लिए लेन देन को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाते हैं। तो कैश फ्री पेमेंट को आरबीआई से पीपीआई लाइसेंस प्राप्त हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये एनएसई ने यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने निष्क्रिय ट्रेडिंग खातों के लिए नियमों में ढील की और समय सीमा को 12 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 24 महीने कर दिया है। तो इसके लिए आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, म्यूचुअल फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऑफर फॉर सेल और बायबैक में ट्रेडिंग के लिए सक्रिय खाते माने जाएंगे। किसी भी खाते को जो निष्क्रिय चिन्हित किया गया है उसे व्यक्तिगत सत्यापन पूरा करने के बाद या तो शारीरिक रूप से या डिजिटल रूप से दलाल द्वारा पुनः सक्रिय किया जा सकता है। ब्रोकरों को अद्यतन ग्राहक विवरण जिसमें पता, ईमेल आईडी, बैंक खाता और आय विवरण शामिल है, मांगने का अधिकार है। नए मानदंडों के आधार पर पहचाने गए निष्क्रिय खातों को ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अद्वितीय ग्राहक कोड डेटाबेस में निष्क्रिय कहा जा सकता है। तो एनएसई ने निष्क्रिय ट्रेडिंग खातों के लिए नियमों में ढील की। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के 90 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए हैं। तो एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के माध्यम से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 0.4% शेयर 90 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किए हैं। तो इसका बजट कितना रखा गया है, 90 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है।
और कितने परसेंट शेयर है? 0.4% शेयर है। शेयरों को औसत मूल्य 900 रुपए प्रति शेयर पर खरीदा गया, जो HDFC बेसिकली स्टैंडर्ड लाइफ की आवास वित्त क्षेत्र में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने में रुचि को दर्शाता है। 2024 में अगस्त एशिया अपॉर्चुनिटीज फिफ्थ ने PNB हाउसिंग फाइनेंस में 3% हिस्सेदारी को 676 करोड़ रुपए से अधिक में बेचा है। मई 2024 में एशियन अपॉर्चुनिटीज फिफ्थ जो मॉरिशियस है और जनरल एटलांटिक ने PNB हाउसिंग फाइनेंस में 4.46% की कुल हिस्सेदारी को 843 करोड़ रुपए में बेचा है। क्लियर? नेक्स्ट डिफेंस है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया है। तो भारत का अपनी तरह का है, जिसको DSA ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी ने 11 से 13 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष आधारित संचालन क्षमताओं को मजबूत करना और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना, सेना और वायु सेना के एकीकरण को बढ़ावा देना है। अभ्यास में उभरती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर केंद्रित चर्चाएं शामिल थी। प्रतिभागियों ने परिदृश्य आधारित अभ्यासों में भाग लिया, जिससे उन्हें सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं, रक्षा अंतरिक्ष संचालन में चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त हुई। सफल कार्यान्वयन ने परिचाल्य तत्परता के लिए रणनीतियां और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के सहयोग के लिए एक ढांचा भी प्रदान किया है। नेक्स्ट स्पोर्ट न्यूज है, भारत ने सुल्तान ऑफ जोहर कप जूनियर हॉकी अंडर-21 टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप किससे रिलेटेड है? ये हॉकी से रिलेटेड है, जिसको में भारत ने अभी क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसका ये 12वां संस्करण था, जो मलेशिया के जोहरू बाहरू में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट में भारत का लगातार दूसरा कांस्य पदक था, जिसमें भाग लेने वाले देशों में भारत, न्यूजीलैंड, मलेशिया, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जापान शामिल थे। भारतीय गोलकीपर विक्रमजीत सिंह ने 3 शानदार बचाव किए और स्ट्राइकर गुरजीत सिंह, मनमीत सिंह और सौरव आनंद कुशवाहा ने शूट आउट में गोल करके जीत सुनिश्चित की। ग्रेट ब्रिटेन की अंडर-21 पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जो सुल्तान ऑफ जोहर कप में उनका चौथा खिताब है। भारत ने पहले सुल्तान ऑफ जोहर कप में 2013, 14 और 22 में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि जर्मनी ने 2023 में पिछला संस्करण जीता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे 2024 का विश्व गुणवत्ता सप्ताह, जो 11 से 15 नवंबर तक क्या किया गया है? मनाया गया है। तो विश्व गुणवत्ता सप्ताह हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी द्वारा 11 से 15 नवंबर 2024 में आयोजित किया गया था। इस बार की थीम रही है गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक। तो विश्व गुणवत्ता सप्ताह का विचार पहली बार 2010 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और CQI ने इसे 2021 में एक सप्ताह लंबे उत्सव में बेसिकली विस्तारित किया। तो गुणवत्ता प्रबंधन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को लगातार प्रदान करके विश्वास और निष्ठा बनाता है और संचालन दक्षता को बढ़ाता है और एक मजबूत बाजार स्थिरता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए 15 नवंबर को संगठित अपराध चोरी करना है, भ्रष्ट करता है और मारता है, अब समय आ गया है हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करें थीम के साथ शुरू किया गया। तो काफी लंबी थीम है, आपको याद रखनी है। तो इसका जो प्रस्ताव मार्च 2024 में अपनाया गया था और 15 नवंबर को सभी प्रकार के TOC की रोकथाम और लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामांकित किया गया। तो यह दिन विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराधों में खतरे और उनके खिलाफ वैश्विक प्रयासों के महत्व को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने SATRC 25 का उद्घाटन किया, डिजिटल परिवर्तन में भारत की भूमिका को उजागर किया। तो दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामकों की परिषद की 25वीं बैठक में 11 से 13 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह जी ने
किया है। तो लगभग 120 प्रतिभागियों ने, जिनमें से 10 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे, उन्होंने बैठक में भाग लिया, जिसमें नियामक वातावरण, डिजिटल परिवर्तन और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। तो एशिया प्रशांत टेलीकम्युनिकेशन यानी एपीटी द्वारा आयोजित और ट्राई द्वारा होस्ट यह बैठक की गई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत की उपलब्धियों को उजागर किया, जिससे 1.2 बिलियन टेलीफोन और 970 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर शामिल हैं, और डिजिटल अर्थव्यवस्था को 26-27 तक 20% तक पहुंचाने का अनुमान भी है। क्लियर? तो बैठक ने अविकसित क्षेत्रों तक पहुंचने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए गैर स्थलीय नेटवर्क की भी क्षमता पर जोर दिया है। नेक्स्ट डिफेंस से है, भारत ने मोजाम्बिक को 2 जल जेट चालित FIC उपहार में दिए, यानी फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट भारत ने किसको दिए हैं? मोजाम्बिक को दिए हैं। तो भारतीय नौसेना ने जहाज INS घड़ियाल द्वारा FIC वितरण किए गए, जिसमें मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त और अन्य अधिकारी समारोह में उपस्थित थे। FIC मशीन गन और बुलेट प्रतिरोधी कैबिनों से सुसज्जित है, जो 45 नॉट तक की गति तक पहुंच सकता है। भारत ने पहले 2019 में 2 बड़े इंटरसेप्टर जहाज और 2022 में 2 समान FIC दान किए थे, ताकि मोजाम्बिक की क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा का समर्थन किया जा सके। यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में मित्रवत विदेशी देशों के साथ भारत की क्षमता निर्माण गतिविधियों का भी हिस्सा है। नेक्स्ट अवार्ड से है, ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे, जिन्होंने 2024 का बुकर प्राइज जीत लिया है। तो इनका उपन्यास है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए सामंथा हार्वे ने क्या जीता है? बुकर प्राइज जीता है। तो 2024 के निर्णायकों के अध्यक्ष एडमंड डी वाल द्वारा विजेता की घोषणा लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में की गई। ये हार्वे 2019 के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला बनी, जिन्हें 50,000 पाउंड का पुरस्कार, एक ट्रॉफी दी गई। 2023 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले पॉल लिंच ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। तो 23 में पॉल लिंच ने जीता था, 24 में सामंथ हार्वे ने। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है, जो 24 घंटे की छोटी सी अवधि को कवर करता है। उपन्यास पाठकों की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर ले जाता है, अस्तित्व संबंधी प्रश्नों और पृथ्वी से दूर होने के प्रभाव का भी अन्वेषण करता है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से, भारत की राचेल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जो थाईलैंड में आयोजित था, उसके 12वें संस्करण में जीत हासिल की है। वह भारत की पहली और एशिया की तीसरी पर्सनैलिटी बनी है जिसने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीता हो। तो गुप्ता MGI के वैश्विक राजदूत के रूप में सेवा करेंगे, जो विश्व भर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देंगे। वह पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता के साथ सबसे अधिक वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता के खिताब जीतने का रिकॉर्ड साझा करती हैं। 2022 में उसने पेरिस, फ्रांस में आयोजित प्रतियोगिता के 15वें संस्करण में मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का भी खिताब जीता था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से, नवीन चंद्रन रामगुलाम को मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो लेबर पार्टी के नेता हैं, जो राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन द्वारा तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो 13 नवंबर 2024 को 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रवीण कुमार जगन्नाथ की जगह उन्होंने शपथ ग्रहण की। विपक्षी गठबंधन ने 62.6% वोटों के साथ एक निर्णायक जीत हासिल की और 62 में से 60 सीटें जीती हैं। तो रामगुलाम स्वतंत्र मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री के पुत्र ने पहले 1995 से 2000, 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवा की है। उन्होंने मॉरिशस की स्थिति को एक वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में मजबूत करने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। क्लियर? नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से, अलिक डिडियर फिल्म्स MC ने हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? अलिक्स ने। तो अलिक्स डिडियर फिल्म्स एमी, ये क्या है? अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बेसिकली अपना कार्यकाल संभालेंगे और गैरी कोनिले की जगह लेंगे। तो नई सरकार जो 18 मंत्रियों के साथ गठित हुई, 7 फरवरी 2026 तक हैती के संक्रमण का नेतृत्व करेगी। फिल्स एमी ने 17 से 20 तक हैती की योजना और बाहरी सहयोग मंत्री के रूप में भी सेवा की है। नेक्स्ट है, प्रवीणा राय ने MCX के CEO और MD के रूप में नेतृत्व संभाला है। तो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अक्टूबर 31, 2024 से लागू हो गया है। कौन बनी है? प्रवीणा राय। क्लियर? तो ये PS रेड्डी को बेसिकली क्या कर रही हैं? रिप्लेस कर रही हैं, जिन्हें मई 2024 में रिटायरमेंट मिल गई थी।
तो राय ने पहले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने व्यावसायिक परिचालन और तकनीकी रणनीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। एमसीएक्स भारत के सबसे बड़े कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों में से एक है। तो ये थे हमारे 19 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनमें हमने चर्चा की। तो एक बार क्विक सेशन रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो भारत बिम्स्टेक सेंटर होस्ट करेगा बेंगलुरु में, उससे रिलेटेड देखा। जेपी नड्डा की हमने स्कीम देखी, चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना। सिडबी शाखाओं को उद्घाटन, वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच का शुभारंभ किया। आरबीआई ने एफपीआई और एफडीआई में पुनः वर्गीकरण के लिए परिचालन ढांचा तैयार किया है। टाटा का और इंडसइंड बैंक का हमने कोलैबोरेशन देखा। उसके साथ साथ हमने देखा कि कैश फ्री को पीपीआई का लाइसेंस मिल गया है। एनएससी ने कुछ नॉर्म्स रिलीज किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए। और एचडीएफसी ने क्या किया है, स्टैंडर्ड लाइफ में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में 90 करोड़ का निवेश किया है। डिफेंस से हमने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 देखा था। खेल में हमने सुल्तान ऑफ जोहर कप जूनियर हॉकी अंडर-21 टूर्नामेंट देखा, जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट डेज में विश्व गुणवत्ता सप्ताह और सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध की रोकथाम और लड़ाई के लिए पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शिखर सम्मेलन से हमने देखा था SETRC 25 का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य जी के थ्रू। रक्षा समाचार में हमने देखा था कि भारत ने मोजाम्बिक को 2 वाटर जेट FICS उपहार दिए हैं। अवार्ड्स में हमने देखा बुकर प्राइज 2024 के लिए ब्रिटिश लेखक सामंता हार्वे ने जीता और भारत की राचेल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीता है। नियुक्तियों में मॉरिशियस के नए प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और उसके साथ साथ हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में फिल्म एमी ने शपथ ली। ये 2 न्यूज देखी। और लास्ट हमने देखा प्रवीणा राय ने एमसीएक्स के सीईओ और एमडी के रूप में नेतृत्व संभाला है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।